हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप मित्रा टेट। तो दोस्तों, आज आपका जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है उसकी दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। जहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टेट एग्जाम से रिलेटेड, सी टेट, एस टेट या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको लेकर के आ रखे हैं। तो यहाँ पे इस सीरीज़ का आज हमारा दूसरी वीडियो है। 10 क्वेश्चन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो का पहला प्रश्न जो आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 11। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो पहला प्रश्न है हमारा, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। यानी कि ये कह रहा है कि जो हमारा चाइल्ड होता है, बालक होता है, उसमें विद्रोह की जो भावना होती है वो किस स्टेज में आती है आपकी। चाइल्डहुड में आती है, इन्फेंसी में आती है, अर्ली एडल्सेंस में आती है, मिड एडल्सेंस में आती है। तो देखिए, बाल्यावस्था जो होती है वो 2 से 12 साल तक होती है। शैशव अवस्था आपकी होती है 0 से 2 साल तक होती है। और जो अर्ली हमारा एडल्सेंस होगा, पूर्व किशोर अवस्था, वो 12 13 से 15 तक मान सकते हो आप। और मध्य किशोर अवस्था ऐसे ही 15 से 17 ऐसे करके। और जो इसके बाद लेट एडल्सेंस होगा वो 18 से 19 20 तक, इस प्रकार से मान सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा विद्रोह की भावना होती है वो किस स्टेज में होती है। तो जो अर्ली एडल्सेंस होता है हमारा, यानी कि 12 से लेके 13 14 15, इस हिसाब से उस स्टेज में क्या होता है, विद्रोह की भावना रहती है बालक में। देखिए, उस टाइम क्या होता है, हार्मोनल चेंज पीक पे रहते हैं। तो बालक क्या होता है, बालक जो हमारे उससे बड़े होते हैं, बड़े भाई बहन या उसके माता पिता या जो आपके टीचर वगैरह होते हैं, वो अगर उस पर कोई चीज़, उसको कोई चीज़ें फॉलो करने को कहते हैं, तो उसे लगता है कि ये मुझे क्या कर रहे हैं, ये मुझ पे ये चीज़ें थोप रहे हैं। यानी वो स्वतंत्र रहना पसंद करता है। उसको क्या बनता है, उस टाइम विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण शुरू होना होता है। और जो उसके जो क्या बोलते हैं, टोली रहती है, एज ग्रुप के रहते हैं बाकी बच्चे, उनसे वो घुलना मिलना पसंद करता है। तो ग्रुप बनते हैं, तो वो आपस में बातचीत करते हैं, आपस में वो क्या करते हैं, एक दूसरे के थॉट्स वगैरह शेयर करते हैं। तो वो उसके प्रति ज़्यादा वफादार रहता है, अपनी जो टोली रहती है उसके प्रति ज़्यादा वफादार रहता है। यानी कि जो टोली में उनके बातें निर्धारित होती हैं, जो भी चीज़ें वो निर्धारित करते हैं उसको फॉलो करना ज़्यादा पसंद करता है, बजाय कि जो उसके बड़े उसको कहते हैं करने के लिए। तो इस टाइम क्या रहता है, उसके अंदर विद्रोह की भावना रहती है। कौन सी स्टेज में, अर्ली एडल्सेंस में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। तो गोलमैन क्या थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे। वो निम्न में से किससे संबंधित है। सामाजिक बुद्धि से संबंधित है, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, आध्यात्मिक बुद्धि से संबंधित है, या सामान्य बुद्धि से संबंधित है। तो जो गोलमैन थे, ये हमारा, इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था, इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का थ्योरी दिया था, इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संवेगात्मक बुद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें, निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे। ईड को कहेंगे, ईगो को कहेंगे, सुपर ईगो कहेंगे, या ईड एंड सुपर ईगो को कहेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, नैतिकता वाली भुजा कहेंगे, ईड, ईगो, सुपर ईगो। तो आपको याद होगा कि जो व्यक्तित्व वाला जो आपके पास टॉपिक रहा होगा, व्यक्तित्व, तो उसमें आपने देखा होगा पर्सनैलिटी वाले में, कि जो सिगमंड फ्राइड थे, उन्होंने जो व्यक्ति होता है उसके व्यक्तित्व को नापने के लिए, व्यक्तित्व के प्रकार को निर्धारित करने के लिए कुछ अपने सिद्धांत दिए थे, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जो व्यक्तित्व का, जो किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो मुख्य रूप से 3 गुणों पर निर्भर होता है। जिसमें उन्होंने कहा था, एक ईड होता है जिसे इदम कहते हैं, ईगो होता है जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ईड, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो, पराहम, यहाँ पे आप देख सकते हो इन तीनों को। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इड जो होता है वो होता है अचेतन मन में। अचेतन मन में होता है कि जैसे हम, हमारी जो इच्छाएं, दमित इच्छाएं रहती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, अचेतन मन में दब जाती हैं कहीं, अचेत, या जो मतलब जो इच्छाएं ऐसी हैं कि जो हम सामाजिक रूप से या खुल के नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, दमित इच्छाएं कहलाती हैं। तो वो क्या रहती हैं, ईड के अंतर्गत आती हैं। इसे पास्ट प्रवृत्ति से भी जोड़ा जाता है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और जो ईगो होता है, उसमें क्या होता है कि अर्धचेतन मन से, ये हमारा अचेतन भी नहीं होता, ये अर्धचेतन मन में रहता है। यहाँ पे आपकी चेतना होती है, तार्किकता होती है, बाकी लॉजिकल वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें इसमें होती हैं ईगो वाली स्टेज में, मानवतावादी स्टेज भी कहेंगे इसे। और जो हमारी सुपर ईगो होती है, ये वाली जो स्टेज होती है, इसमें आप ये समझिए कि सामाजिकता और नैतिकता पर आधारित होती है ये। इसमें क्या होता है कि ये चेतन मन में स्थित होती है। तो बेसिकली ये करती क्या है, ये सुपर ईगो, इड और ईगो जो होता है, इनके बीच में सामंजस्य भी बिठाती है। और इसी को देवत्व वाली इसकी प्रवृत्ति भी मानी जाती है।
और यही क्या होती है, सामाजिकता और नैतिकता पे आधारित होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछ रखा था वो पूछ रखा था कि जो हमारा व्यक्तित्व होता है उसकी नैतिकता वाली भुजा किसे कहेंगे, तो वो हम किसे कहेंगे, वो हम कहेंगे सुपर ईगो को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, सुपर ईगो, पराहम। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो ग्रंथियों के आधार पर, ग्लैंड्स यानी कि हमारे शरीर के अंगों के आधार पर जो होता है वो व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं वो किसने कहा है। ऑप्शन आप देख सकते हो, क्रेसमर, युंग, कैनन या स्प्रेंजर। तो इसका राइट आंसर आप आगे की स्लाइड में देख सकते हो यहाँ पे। तो क्रेसमर ने कहा था, जो क्रेसमर का वर्गीकरण था वो हमारा जो वर्गीकरण है वो इस आधार पर दिया था उन्होंने। किस आधार पर दिया था, तो क्रेसमर ने क्या कहा था, क्रेसमर ने कहा था, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो हमारा व्यक्तित्व है वो शरीर की रचना के आधार पे यहाँ पे व्यक्तित्व को निर्धारित किया था। जैसे उन्होंने कहा था गोलकाय प्रकार, कृषकाय दुर्बल प्रकार, सुडोलकाय प्रकार और डिस्प्लेस्टिक प्रकार। यहाँ पे ये शरीर का, जैसे गोलकाय यानी कि मोटा चंगा कोई आदमी होगा, कृषकाय यानी पतला आदमी होगा, कोई सुडोल आदमी होगा, उसके आधार पे उन्होंने क्या किया था कि उसके ऐसा नेचर होगा, ऐसा व्यक्तित्व होगा, इस आधार पे उन्होंने क्या किया था, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। तो ग्रंथियों के आधार पर किसने वर्गीकरण किया था, कि क्रेसमर ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता हमारा, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का विभिन्न प्रकारों का चर्चा किसने की है, वो क्रेसमर ने की है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था। आप जानते हो कि जो हमारा पर्सनैलिटी है उसमें जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी होती है, वो जो व्यक्तित्व है उसका वर्गीकरण इनमें से किसने किया था। फ्रायड ने किया था, युंग ने किया था, मन ने किया था या आलपोर्ट ने किया था। अगले साइड में इसका आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जो युंग थे हमारे, युंग ने क्या किया था यहाँ पे, उन्होंने सामाजिक कार्यों में भाग लेने एवं रुचि प्रदर्शित करने के दृष्टिकोण से यहाँ पे जो व्यक्तित्व होता है उसके व्यक्तित्व को मुख्यतः दो वर्गों में वर्गीकृत किया था, कि एक अंतर्मुखी होगा और एक क्या होगा, बहिर्मुखी होगा। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकार के क्या कहे थे उन्होंने, व्यक्तित्व बताए थे किसी व्यक्ति के। तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, कि किसने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता हमारा, युंग ने किया था। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं, बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। अब देखिए, एक 6 साल की लड़की है, उसके दो माता पिता दोनों क्या हैं यहाँ पे, आपके खिलाड़ी हैं, और दोनों उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो उसकी जो क्षमताएं आ रही होंगी वो किसकी प्रतिक्रिया होंगी, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आनुवंशिकता, पर्यावरण, वृद्धि एवं विकास का, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण का, अनुशासन एवं पौष्टिकता का। तो देखिए यहाँ पे इसने स्पेशली मेंशन कर रखा, दोनों जो माता पिता हैं वो क्या हैं, प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पे देखो आनुवंशिकता का कोई एक फैक्टर आपको दिख रहा होगा कि लड़की भी प्लेयर है और उसके माता पिता भी दोनों क्या थे, प्लेयर थे। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो गुण क्या हैं, माता पिता से भी आए होंगे। तो आनुवंशिकता यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दूसरा आपके पास पर्यावरण, पर्यावरण क्या होता है, जो आपके बाहरी कारक होते हैं, बाहरी जो कारक होंगे, जैसे आपका कैसा आपको माहौल मिलता है, कैसे क्या चीज़ें मिलती है, पौष्टिकता वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो उसका पर्यावरण भी उसी हिसाब का होगा, माता पिता उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं तो उसका माहौल भी उसी हिसाब का होगा, अगर प्लेयर हैं दोनों तो इसीलिए सबसे जो बेस्ट आंसर है इसका क्या हो जाएगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण हो जाएगा। अगली साइड में इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी होगा कि व्यक्ति की आनुवंशिकता में बहुत सब शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनको वो अपने माता पिता, अपने पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। तो आनुवंशिकता में तो ये सारी चीज़ें आ गई, जैसे यहाँ पे इस लड़की ने अपने माता पिता से कुछ ना कुछ जो आनुवंशिकता में है गुण वो प्राप्त किए होंगे। उसके बाद है पर्यावरण में वे समझ बाह्य तत्व तो आ जाते हैं जिन्हें जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया है। आनुवंशिका आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की क्या है, अंतःक्रिया के कारण किसी का भी क्या होता है, जो हमारा व्यवहार होगा वो निर्धारित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, आनुवंशिकता और पर्यावरण हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, लेव वाइगोत्स्की के समान संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। सहयोगी प्रोजेक्ट को देंगे, मानकीकृत परीक्षण को देंगे, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न को देंगे, या वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों को देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो लेव वाइगोत्स्की थे, इन्होंने ये क्या थे, एक सामाजिक ये कुल मिला के जो हमारा बालक होता है या व्यक्ति होता है उसके विकास में जो सामाजिक प्रारूप होता है या सामाजिक
जो सामाजिक हमारा पहलू होता है उसका बहुत महत्व देते थे। यानी उन्होंने अपने जो सामाजिक पहलू है उसी के आधार पे व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित किया है। उन्होंने यही बताया है कि समाज का किस प्रकार से किसी व्यक्ति के विकास में योगदान रहता है। तो यहाँ पे देखो, अगर वो सामाजिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वो अगर जो उसकी संरचना समझते हैं, सामुदायिक गोत्स की संरचना के अनुसार जो शिक्षक होगा, अगर वो वाई गोत्स की संरचना में विश्वास रखता है तो वो अपने बच्चे के लिए किस प्रकार के आकलन को वरीयता देगा, तो वो सहयोगी परीक्षण वाली वरीयता जो है उसको आकलन देगा। क्योंकि समाज में हम क्या करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से चीज़ों को करते हैं। आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा होगा यहाँ पे कि जो लेव वाइगोत्स्की थे, यहाँ पे देख सकते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील पक्ष प्रस्तुत करता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांतानुसार अधिगम व विकास सांस्कृतिक व सामाजिक वातावरण की मध्यस्थता सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण की मध्यस्थता के साथ चलते हैं। इसका सिद्धांत सामाजिक निर्मितवाद है। यानी समाज के जो समाज के नियमों और परंपराओं के आधार पर जो होता है वो विकास जो होगा उसका जो निर्धारण किया है वो वाइगोत्स्की ने किया है। सामाजिक निर्वृत्तिवाद का मतलब वही है कि समाज में और समाज और संस्कृति में जो उसके नियम कानून वगैरह हैं, मान्यताएं हैं, उसके आधार पर किसी व्यक्ति का जो विकास होता है वो सामाजिक निर्वृत्तवाद कहलाएगा। वाइगोत्स्की के इन शब्दों से यह भी अधिक स्पष्ट होता है कि हमारे स्वयं का, हाँ, जैसे वाइगोत्स्की ने खुद यहाँ पे कह रहा है कि वाइगोत्स्की ने अपने जो ये शब्द हैं इनसे इस बात का और भी निर्धारण हो जाता है, जैसे उन्होंने कहा था कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। अतः एक शिक्षक होने के नाते बच्चों के आकलन के लिए सहयोगी विधि को वरीयता देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे खुद इन्होंने यही चीज़ कही है कि हमारा जो विकास होता है वो दूसरों के द्वारा होता है, दूसरे के द्वारा भी निर्धारित होता है। तो इसीलिए जो आकलन होगा वो सहयोगी विधि को वरीयता देंगे अगर हम बालक का आकलन करते हैं लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को मानते हुए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, सहयोगी प्रोजेक्ट हो जाता। क्या हो जाता, सहयोगी प्रोजेक्ट हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए आप, विकास का सिर पदाभिमुख सिद्धांत सेफेलोपोडल सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो देखिए, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर ऑप्शन ए कहता है, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, या ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सिर से पैर की ओर। आप जानते हो कि सेफेलोपोडल जो हमारा बालक होता है उसका विकास एक निश्चित क्रम में होता है। सेफेलोपोडल का मतलब है कि पहले क्या होता है, जो हमारा सर होता है उसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, नीचे जो शरीर के अन्य अंग होते हैं उनका विकास होना शुरू होता है। आपको अगर याद होगा, आपने ढंग से पढ़ा होगा, तो जो हमारा विकास के अर्ली स्टेज होती है, शैशवावस्था, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है, तो शुरू की स्टेज में क्या होता है, उसका जो सर होता है वो शायद उसके शरीर के 3/4 के बराबर होता है। उसके शरीर का अगर बनावट का आधार पे उसका माप देखें तो 3/4 हिस्सा किसका होता है, सर का होता है। तो लेकिन दग लगा दीजिए शरीर के अन्य अंगों की तुलना में सर कितना डेवलप है। तो इसलिए सर का पहले विकास होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जो शरीर के अन्य अंग हैं उनका विकास होता है। और एक दूसरा यहाँ पे जो हमारा विकास का सिद्धांत है वो सेंट्रोप्रॉक्सिडिस्टिमल कहते हैं, उसे केंद्राभिमुख कहते हैं। तो उसके अनुसार क्या होता है कि उसके अनुसार वो ये कहता है कि पहले सेंटर में जो होता है वो डेवलपमेंट होता है। सेंटर यानी कि जो हमारा मेरुरज्जु रहता है, यानी रीढ़ की हड्डी वाला हिस्सा है, तो वो क्या होता है, वो पहले उसका डेवलपमेंट होता है। यानी कि पहले वो विकसित होता है, उसके बाद धीरे धीरे बाहर की तरफ शरीर का विकास होता है। यानी बाहर की तरफ हाथ पैर, ये जो किनारे की तरफ है वो विकास होता है। पहले क्या होता है, सेंटर में विकास होता है। तो ये दो भी क्या है, जो डेवलपमेंट है उसके सिद्धांत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, सिर से पैर की ओर। सिर पदाभिमुख नाम इसे वैसे भी लग रहा है, सेफेलोपोडर। वो क्या कहता है कि पहले सिर डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे पैर की तरफ विकास बढ़ता है। तो ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होगा जी। तो देखिए, जन्म पूर्व का समय तो हो ही नहीं सकता है। माता के पेट में कौन कौन सी भाषा सीखेगा बालक। तो जन्म पूर्व का समय तो आप इसको तो हटा दीजिए। मध्य बचपन का समय, या वयस्क अवस्था, या प्रारंभिक बचपन का समय। तो देखिए, प्रारंभिक बचपन का समय कब कब होता है, 2 से 6 साल मान लीजिए, लगभग 2 से 4 या 5 6 साल। तो इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में सबसे संवेदनशील समय होता है। तो देखिए, जब भी बालक, मतलब आपको याद, आपने पढ़ा होगा अगर, तो 3 से 4 हज़ार शब्द जो होता है इस स्टेज में सीख लेता है वो, 2 से जो 4 5 साल की स्टेज रहती है।
तो इस टाइम क्या होता है, वो भाषा को बहुत ही जल्दी अडप्ट कर रहा रहता है। भाषा सीखने की क्रिटिकल स्टेज होती है इस टाइम। उसे जितना अच्छा वातावरण मिलेगा भाषा सीखने के लिए, उसकी जो भाषा होती है उस पर पकड़ उतनी अच्छी उसकी लैंग्वेज हो जाएगी। तो इसीलिए जो हमारा संवेदनशील समय होगा वो कौन सा होगा, प्रारंभिक बचपन का समय होगा। भाषा के लिहाज से कौन सा सबसे संवेदनशील समय है, वो प्रारंभिक बचपन का है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो का ये लास्ट प्रश्न होगा, वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना। तो यहाँ पे देखिए जी, ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास कि वाइगोत्स्की की संस्तुति है जो उसके अनुसार जो व्यक्तिगत वाक होता है उसकी जो संकल्पना होती है वो क्या क्या रहती है। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। तो देखिए, जो वाइगोत्स्की थे, अभी हमने पीछे भी देखा है कि ये जो सामाजिक सिद्धांत होता है उसके आधार पर विकास का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत वाक, ये व्यक्तिगत वाक को हम क्या कहेंगे, सेल्फ, इंग्लिश में याद नहीं आ रहा मुझे, सेल्फ टॉकिंग। कुल मिला के बाल, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो क्या करते हैं, वो बोलते रहते हैं अपने में, वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। वो कुछ कर रहे हैं जैसे, तो तब भी वो क्या करते हैं, बोलते रहते हैं। आप कभी आंगनबाड़ी में या जो छोटी स्टेज वाले रहते हैं स्कूल हैं, एक से पहले पहले आप चले जाओगे तो आप देखोगे वहाँ बच्चे आपस में वो मतलब बोलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, और वैसे ही चीज़ों को करते भी रहते हैं। तो जो वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो ये अपने आप बोलने वाली स्टेज होती है जिसमें वो बोलते रहते हैं और ऐसे ही चीज़ों को करते रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बोलते बोलते अपने को निर्देशित कर रहे रहते हैं। ये कुल मिला के वो जो चीज़ कर रहे रहते हैं उसको ही वापस अपने मतलब बाहर मुँह के बोलते रहते हैं। तो अपना निर्देशन खुद ही कर रहे रहते हैं बोलने से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाता। तो ये था जी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको जो ये वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।